हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। और आज हम करने वाले हैं 7 जून का प्री सिक्योर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। वो सारे क्वेश्चंस आप पॉज करके सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर लिखो जो आप लोग नहीं लिख रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन पे बेस्ड है। ये चारों स्टेटमेंट पढ़ो और एंटी डिफेक्शन के बारे में ये ऑप्शंस बताओ, जो ऑप्शंस क्या हैं ट्रू हैं। तो पहले एक बात करते हैं डिफेक्शन क्या होता है। जैसे मान लो एक एमपी है, एमपी जो है वो पार्टी ए से जीत करके आया है। फॉर एग्जांपल मान लो आम आदमी पार्टी से जीत करके आया है और वो जीत करके कहाँ चला जाता है, पार्टी बी में चला जाता है। बी मान लो पार्टी बीजेपी में चला जाता है जीतने के बाद। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्शन बोलते हैं, है ना। ये प्रोसेस 1970s तक बहुत हुआ करता था इंडिया में। उसको रोकने के लिए 1980s में भी हो रहा था, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। उसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। क्या ये सही है? बिल्कुल। इससे 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। क्या ये भी सही है? बिल्कुल। एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होता है पार्लियामेंट पे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे नहीं होता। गलत है, दोनों पे अप्लाई होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब स्पीकर वगैरह जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन डिस्क्वालीफाई होगा कौन नहीं, बेस्ड ऑन डिफेक्शन। बिल्कुल। तो सिर्फ थर्ड गलत है, थर्ड गलत है तो इसमें एलिमिनेट करो। डी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, बी एलिमिनेट, आंसर इज ए। तो ऐसे करके सिर्फ आपको थर्ड भी पता रहे तो आप आंसर तक पहुंच सकते थे, है ना। ठीक है, ए इज आंसर। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा है मानस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जो कि आसाम में है। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व कॉन्टिग्यूअस है, लगातार है किसके, रॉयल मानस नेशनल पार्क नेपाल के। क्या स्टेटमेंट सही है? ध्यान से देखो। इट हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड बंगाल फ्लेगॉन। क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड पूरा सही है। फर्स्ट सही होता, नेपाल की जगह भूटान होता तो आंसर इज जस्ट बी। थर्ड क्वेश्चन चलता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, इसमें क्या होता है? इंडिया में अभी जो एमपी लोग बने हैं किस सिस्टम से बने हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से। तो ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ो और इसको पढ़ के यहाँ पे आंसर बताओ क्या सही है। अब मान लो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में 4 लोग हैं, ए बी सी डी। 4 लोग में जो हाईएस्ट लाएगा वो जीतेगा, यही होता है। तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड क्या है? मान लो ए को 40% वोट मिला, बी को 30% ही मिला, सी को 20% ही मिला, 40 30 70 20 90, डी को 10% मिला, है ना। तो कौन जीता? 40 वाला, ए जीत गया। तो ए को जरूरी नहीं है जीतने वाले को 50 से ज़्यादा ही मिले, कम भी मिल सकता है। सेकंड इज रॉन्ग, आंसर इज 1 ओनली। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू द ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन एक जैसी ही चीज़ है ना। जो लोग रिलीजियस नहीं होते हैं वो अफर्मेशन लेते हैं, जो रिलीजियस होते हैं वो लोग ओथ लेते हैं। तो एमपी जीतने के बाद उनको ओथ लेना पड़ता है। इस ओथ से रिलेटेड ही सारा स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन है। तो पहला स्टेटमेंट जो मेंशन है वो बोलता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस। ऑफिस अज्यूम करने के पहले मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो ओथ लेते हैं और अफर्मेशन लेते हैं जीतने के बाद और ऑफिस अज्यूम करने से पहले। तो बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट है विदाउट सब्सक्राइबिंग टू द ओथ मेंबर कैन नॉट वोट और पार्टिसिपेट। बिल्कुल सही है, जब तक ओथ नहीं लेंगे तब तक वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है जो एमपी लोग होते हैं उसी में से स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनता है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनने के बाद क्या वो लोग दोबारा से एक नया ओथ लेंगे? अब ये सोच के आप बताओ, ऑप्शन में टिक करो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, दोबारा से वो लोग ओथ नहीं लेते हैं, है ना। सेपरेट ओथ नहीं लेते हैं। ओथ एंड अफर्मेशन आर नॉट नेसेसरी फॉर मेंबर्स टू बिकम एलिजिबल फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी। मतलब हर एमपी को पार्लियामेंट से प्रिविलेज मिलता है, पार्लियामेंट के मेंबर्स को प्रिविलेज और इम्यूनिटी मिलता है। तो जब तक ओथ नहीं लोगे तब तक प्रिविलेज इम्यूनिटी नहीं मिलेगा। तो नॉट नेसेसरी की जगह क्या होना चाहिए था? नेसेसरी। तो ये भी क्या है? गलत है। बट यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट वाले 3 और 4 होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन बात करता है इन्फ्लेशन की और ये भी बात करता है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये जरूर पढ़ा करो।
बहुत सारे लोग क्लीन बोल्ड यहीं पे हो जाते हो, क्वेश्चन सही कर देते हो बट करेक्ट इनकरेक्ट में गच्चा खा जाते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज, आप सबको पता है। इन्फ्लेशन में एक इन्फ्लेशन होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा इन्फ्लेशन होता है कोर इन्फ्लेशन। तो अब एक बात बताओ, हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या सबकी प्राइसेस होती हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड्स प्राइसेस राइज इन फूड, फ्यूल एंड ऑल अदर कमोडिटीज। क्या बात सही है? तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इन्फ्लेशन रेट एक्सप्रेस्ड इन सीपीआई यूजुअली डिनोट्स हेडलाइन। सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या वो हेडलाइन इन्फ्लेशन को डिनोट करता है या किसको करता है? ये ऑप्शन बताओ। और कोर इन्फ्लेशन कंसीडर इन्फ्लेशन इन फूड एंड फ्यूल। देखो कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल जो है वो बिल्कुल क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है कोर इन्फ्लेशन में। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो सीधे सीधे क्या है? गलत है ना। और यहाँ पे हम लोग थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है। तो आप सी को तो सेफली एलिमिनेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या पूछा गया? इनकरेक्ट, और फर्स्ट वाला जो करेक्ट है तो आप डी को भी और ए को भी सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें वन स्टेटमेंट आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए उस लॉजिक से? बी होना चाहिए। तो आंसर इज बी। बी में क्या है? स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है, टू जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट एक्सप्रेस्ड इन द WPI यूजुअली डिनोट्स हेडलाइन नॉट द CPI। तो ये चीज़ ध्यान रखना जो आप इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करो। थैंक यू, जय हिंद।